गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फंक्शंस में बिल्कुल नई कैटेगरी डिस्कस करने वाले हैं और जो फंक्शंस का कलेक्शन होगा वो एक नए तरह का ग्रुप फॉर्म करेगा और जिसका क्या नाम होगा, परमुटेशन ग्रुप्स। तो परमुटेशन ग्रुप्स का मतलब टोटल फंक्शंस का जो कलेक्शन कैसे हम बनाएंगे ये बात करनी है। तो देखिए, हम ये बात कह देते हैं पहले ही कि परमुटेशन ग्रुप exist for every non-empty set. But we shall focus only on finite sets, non-empty finite sets. मान लेते हैं आपके पास 8 सेट है और उसमें A1, A2 फाइनाइट एलिमेंट है n। अब मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूं, f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू e। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, कई लोगों को ये रिप्रेजेंटेशन पसंद आता है कि ऐसे लिख लेते हैं A1 A2 AN, A1 A2 AN। ठीक, फाइनाइट है, हमारा बस एक ही ध्यान होना है और 1 1 होना है। फंक्शन कैसा होना है, 1 1। फाइनाइट है, ऑन टू तो अपने आप ही हो जाएगा। अगर 1 to 1 है भाई, जितने एलिमेंट, इसे डोमेन बोलते हैं और इसे कोडोमेन। क्या बोलते हैं? कोडोमेन। और इनमें से जो एलिमेंट इनकी इमेजेज हैं उस कलेक्शन को रेंज बोलते हैं। तो जो रेंज होती है वो हमेशा कोडोमेन का सबसेट है। रेंज कोडोमेन का सबसेट है। ठीक है, आप ऐसे देखिएगा, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है और जो इसका इमेज सेट है डोमेन का, ये वाला हिस्सा डोमेन, ये अंदर वाला हिस्सा रेंज और ये वाला कोडोमेन। ये इस तरह से। तो डोमेन के हर एलिमेंट की इमेज होनी है और पूरे डोमेन का जो इमेज सेट है वो रेंज है। जिस समय ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये अंदर वाला बड़ा होता जाए और बाहर वाले के बराबर हो जाए, मतलब रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाएंगे, आप उसे ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। ऑन टू कब है? अगर रेंज इक्वल टू कोडोमेन है। और इनटू कब है? जब ऐसी स्थिति दिख ही रही है आपको, मतलब हो सकता है कोडोमेन में कुछ एलिमेंट्स हों जो डोमेन के किसी एलिमेंट की इमेज ना हो। अगर जो ये बीच वाले जोन में आएंगे वो एलिमेंट तो किसी की इमेज होंगे ही नहीं। अगर आपको एक भी एलिमेंट ऐसा मिला कोडोमेन में जो डोमेन के किसी एलिमेंट की इमेज नहीं है, तो ये मतलब इनटू है। तो इसका मतलब यहां पर जो रेंज है वो प्रॉपर सबसेट है कोडोमेन का। उम्मीद है आप समझ रहे हो, या फिर इनइक्वल कर दीजिए, सेट डिफरेंट है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं फंक्शंस में। ठीक है, अच्छा, अब अगर टोटल फंक्शंस की बात करते हैं, टोटल फंक्शंस कहीं, मान लीजिए f जो है फंक्शन है a टू b सच दैट कार्डिनलिटी ऑफ a m मान लेते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ b n मान लेते हैं। मतलब जो a सेट है उसमें कितने एलिमेंट हैं? m।
और जो बी सेट है उसमें n एलिमेंट है। तो टोटल फंक्शंस कितने होंगे अगर कहे जाए तो देखिए इधर आपके पास a1 a2 am एलिमेंट है। यहां मान लेते हैं b1 b2 bn एलिमेंट, और इनको आपस में रिलेटेड है ये बाय फंक्शन f। अब mn कोई ज़्यादा बड़ा कोई भी हो सकता है। तो अब टोटल फंक्शंस कितने होंगे आप सोचिएगा। अगर आप खुद सोचना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके सोचिए। अब देखिए मैं बता रहा हूँ, आप क्या करेंगे, यहाँ से कोई एक एलिमेंट उठाइए पहला। आप बताइए उसके पास कितनी चॉइसेज हैं। उसके पास n चॉइसेज हैं, ठीक। अब डोमेन के तो हर एलिमेंट की इमेज होनी है, एंड दूसरे के पास कितनी चॉइस है। आप इसे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ परमुटेशन बोलते हैं। मतलब जब आप क्लास 11th में पढ़ते थे तो पहला काम भी करना है और दूसरा भी करना है और तीसरा भी होना है, तो टोटल आप नंबर ऑफ परमुटेशन मल्टीप्लाई करते थे। इसके पास पहले एलिमेंट के पास n चॉइस है, एंड दूसरे के पास भी n चॉइस है, एंड तीसरे के पास भी n चॉइस है। कहीं भी ये इसको आप इनमें से किसी के साथ भी एसोसिएट करिए तो ये टोटल कितने हैं, कितने एलिमेंट है, m है ना। तो n इंटू एन इंटू एम, m बार कितना हो जाएगा, n इंटू एन 2 बार आता है तो क्या लिखते हैं n टू द पावर 2। 3 बार आ जाए तो n टू द पावर 3, m बार आ जाए तो n टू द पावर n। मतलब n क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ b टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ a। ये टोटल फंक्शंस का डिस्कशन है। लेकिन आज हमें ये नहीं चाहिए, ये मैंने आपकी जानकारी के लिए दे दिया कि टोटल फंक्शंस कितने होते हैं f फ्रॉम a टू b। तो b की कार्डिनलिटी ओवर a की कार्डिनलिटी, ये उम्मीद है आपको कई जगह मदद करेगा। फंक्शंस वाला चैप्टर अगर मैं पढ़ाऊंगा तो इसमें बहुत सारी वैरायटी आपको और भी मिलेगी जो आप पढ़ते हैं। अभी हमें केवल अब इनमें कौन से फंक्शंस चाहिए, आप यहाँ डिस्कस कर रहे हैं फाइनाइट सेट और उसमें 1 1। अगर ये फाइनाइट है मतलब मान लो ये 15 एलिमेंट है तो ये भी 15 ही है, और 1 to 1 है, 1 1 होना है, तो ये अपने आप ऑन टू भी तो हो जाएगा। 1 1 और ऑन टू का शॉर्टकट नाम बाइजेक्शन है। 1 1 ऑन टू को क्या बोलते हैं, बाइजेक्शन। ऑन टू को बोलते हैं सरजेक्शन। केवल ऑन टू का दूसरा नाम क्या है, सरजेक्शन। और 1 1 का नाम है इंजेक्शन। अब दोनों हो जाएं, 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, तो बाइजेक्शन। बाई मतलब दो, दोनों मतलब इंजेक्शन भी है सरजेक्शन भी है। तो टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्शंस, नंबर ऑफ बाइजेक्शंस अगर हमें डिस्कस करना है ओवर अ फाइनाइट सेट, ओवर अ फाइनाइट सेट, कोई एक फाइनाइट सेट है उसमें बाइजेक्शन ढूंढने। मैं अब मान लेता हूँ कोई सेट मेरे पास A है और इसमें जो एलिमेंट हैं वो ये है A1 A2 अप टू AN। तो n एलिमेंट हैं, तो A की जो कार्डिनलिटी है वो कितनी हो गई, n। कार्डिनलिटी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सिलेबस पूरा होने के बाद कुछ फंडामेंटल चैप्टर्स में उठाऊंगा, उनमें एक चैप्टर कार्डिनलिटी है। आप उसे ज़रूर देखिएगा क्योंकि हमारे पास ऑर्डिनरी सेट तो होंगे ही, बाद में हम टेंटर सेट भी स्टडी करेंगे। तो आपको रियलाइज होगा कि कितने सारे मतलब इंटरेस्टिंग और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिलते हैं आपको। तो आप उसे ज़रूर देखिएगा बाद में। अभी ये आपके पास है
अब ये देखिए मैंने ये बनाया A1 A2 अप टू AN, यहाँ भी वही है A1 A2 अप टू AN। ठीक है, आपने पहला एलिमेंट उठाया, आप उसे किसी से भी एसोसिएट कर सकते हैं। तो पहले एलिमेंट के लिए आपके पास चॉइसेस कितनी हैं? n चॉइसेज। ठीक, अब वो इनमें से किसी एक के साथ एसोसिएट हो गया। ठीक है, तो अब जो नॉन एसोसिएटेड है बाकी कितने बचे? n-1। अब यहाँ से दूसरा उठाया A2, A2 के पास कितनी चॉइस हो गई? n-1, क्योंकि जहाँ A1 गया वहीं A2 नहीं जा सकता, वरना 1-1 नहीं रहेगा फंक्शन। तो A2 के पास कितनी चॉइस हो गई? n-1। ठीक है, अब उन n-1 में से किसी 8 से A2 एसोसिएट हो गया, चलो कोई बात नहीं। अब A3 के बाद कितनी चॉइस बची? n-2। करते करते आप ऐसा करते जाइए, तो जो लास्ट में बचेगा उसके पास कितनी चॉइस बचेंगी? 3, 2, 1। तो फिर कितने हो गए ये? फैक्टोरियल। तो मैं यही बताना चाह रहा हूं कि अगर कोई सेट है आपके पास, उसमें n एलिमेंट हैं, तो उसमें नंबर ऑफ बाइजेक्शंस या 1-1 ऑन 2 कितने फंक्शंस होंगे? फैक्टोरियल है। उम्मीद है ये बेसिक एलिमेंट्री डिस्कशन आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। अब हम सीधे परमुटेशंस पे, अलजेब्रा पे डिस्कशन कर सकते हैं इस आधार पर। चलिए, अब हमने एग्जाम्पल ले लिया A = 1, 2, 3 और 8 सेट है, उसमें 3 एलिमेंट है। कुछ भी ले लीजिए, 1, 2, 3 ABC या कुछ, बस उसमें 3 एलिमेंट होने चाहिए। ये हमारा पहला केस होगा जिसमें हम लोग टोटल परमुटेशंस, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस देखना चाहिए, और ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स में से एक होगा। तो अब आप ये देखिएगा हम इसमें कितने फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। हमने थोड़ा सा डिस्कशन डायहेड्रल में किया था, तो देखिए 1, 2, 3, 1, 2, 3। एक तो सबसे सिंपल तरीका यही है कि आप इसको इससे जोड़ लें। तो आप इसे और एक तरीके से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ ज़्यादा जगह कवर हो रही है। अगर मैं इसी बात को ऐसे लिख दूँ 1, 2, 3, 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3, मतलब जो नीचे लिखनी है आपको इमेज लिखनी है। तो फिर आप कहेंगे कि ये तो आइडेंटिटी है। कई लोग कैपिटल आई से भी दिखाते हैं। अब ग्रुप थ्योरी में आइडेंटिटी ई से दिखाते आ रहे हैं, तो ई से ही दिखा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके अलावा फिर अब अगला फंक्शन जब ऐसे लिखना होगा, आप समझ रहे होंगे कि ये दोनों एक ही चीज़ हैं। तो देखिए ऐसे में आपको कम स्पेस में आप कवर कर सकते हैं, तो क्यों ना ऐसा लिखें 1, 2, 3। ऐसा हो सकता है कि 1 की इमेज 2 पे जाए, 2 की इमेज 3 पे जाए, 3 की इमेज 1 पे जाए। हो सकता है या नहीं? आप इसे कुछ नाम दे देते हैं, F1 नाम दे देते हैं। ठीक है, अब आप ये देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये बड़ा फ्लो में जैसा चल रहा है। 1 की इमेज 2 पे जाए, 2 की इमेज 3 पे, 3 की इमेज 1 पे। तो ऐसा नहीं लगता जैसे साइकिल जैसा बना हुआ है? मतलब ऐसा अगर मेरे पास होता 1 की इमेज 2 पर, 2 की इमेज 3 पर, 3 की इमेज 1 पर, आपको ऐसा लग रहा है या नहीं? आप देखिए तो फिर ये भी तो कुछ बड़ा ही हो गया। इसको और छोटा कर सकते हैं। ऐसे में हम लोग ऐसे लिख देते हैं, ये और छोटा रिप्रेजेंटेशन है। देखिए मैथमेटिक्स में जो सिंबल्स हैं, वो ब्रेविटी जो है, संक्षिप्त होना भी अपने आप में क्वालिटी है। अननेसेसरी फालतू नहीं लिखा जाता, कभी भी ज़्यादा बड़ा ना लिखा जाए। अगर आप छोटे से सिंबल से समझ सकते हैं तो ज़्यादा बड़ा मत लिखिए उसे। तो देखिए प्लीज, पहले हम यहाँ थे, फिर हम यहाँ आए, उसको फिर हमने सोचा यार 1 2 पे जा रहा है, 2 3 पे जा रहा है, 3 1 पे जा रहा है, तो साइकिल हो गया। बेसिकली इसको बोलते हैं साइक्लिक परमुटेशन। कैसा परमुटेशन? साइक्लिक परमुटेशन।
साइकिल की तरह, ये इस पर अगला उस पर, तो आप देख रहे हैं ये साइक्लिक है, आप इसे ऐसा लिख सकते हैं। अभी जो नंबर है 1 2 3 तीनों सिंगल डिजिट नंबर हैं, तो हम लोग इतना ट्रस्ट भी नहीं करेंगे, हम ऐसा लिख देंगे, कॉमा भी नहीं लगाएंगे। अगर डबल डिजिट के नंबर आते हैं तो आपको कंफ्यूजन से बचने के लिए कॉमा लगाना चाहिए। मान लीजिए 11 12 13 होता तो 11 12 13 सही है, ठीक है। लेकिन अगर सिंगल डिजिट में है 1 2 3, आपको लगता है सिंगल डिजिट है, तो कॉमा नहीं भी लगाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लॉजिकली आप सही है। अब आप ये देखिए कि हम इतने बड़े सिंबल से इतने छोटे में पहुंचिए, और मीनिंग वही, मीनिंग में कोई समझौता नहीं किया हमने। 1 तो यहां पर हम कैसे बोलेंगे इसे, 1 की इमेज कहां पर है, 2 पर है, 2 की इमेज 3 पर है, और 3 की इमेज 1 पर है। आप समझ रहे हैं? तो आप ये भी समझ पा रहे होंगे कि आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ये देखिए ना, साइकिल में कोई इनिशियल या एंड पॉइंट तो होता नहीं सर्कल में, सर्कल का ना कोई पहला पॉइंट ना कोई अंतिम। तो भाई जब 1 से शुरू कर सकते हो तो 2 से भी तो शुरू हो सकता है। तो 2 की इमेज 3 में, 3 की इमेज 1, 1 की इमेज 2, क्या ये लगता है ऐसा? तो फिर आप इसे तो 3 से भी शुरू कर सकते हो, 3 1 2, 3 की इमेज 1, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3। उम्मीद है आपको इसी बहाने साइक्लिक परमुटेशन भी समझ में आ गया होगा कि अच्छा साइक्लिक मतलब यही होता है, साइक्लिक ऑर्डर, साइकिल की तरह। आपको जहां ये समझ ना आए आप ऐसा बना लीजिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट परमुटेशन हम लोग बात करते हैं, 1 2 3 1, यहाँ 1 की इमेज 2 पे गई, 1 की इमेज 3 पे कर दे, और 3 की उसके बाद 1 3 पर, 3 1 पे गया था तो 3 2 पर कर देते हैं, और तो 2 1 पे ही जाएगा फिर। अब तीन ही तो एलिमेंट है। आप इसे थोड़ा सा सिस्टमेटिक ऐसे लिख ले सकते हैं, 1 कहाँ पर, 3 पर। अब यहाँ 3 शुरू कर लो, 3 कहाँ पर, 2 पर, 2 कहाँ पर, 1 पर। तो अब ये आपके लिए 1 3 2 साइकिल बना या नहीं, देखिए तो 1 की इमेज 3, 3 की इमेज 2, 2 की इमेज 1। आप इसे दूसरा फंक्शन मान सकते हैं F2, ठीक है। आपके पास टोटल अभी 3 फंक्शन हो गए, एक तो आइडेंटिटी, एक F1 और एक F2। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 1 2 3। आप ऐसा भी तो कर सकते हैं, 1 को फिक्स कर लीजिए, 2 3, 2 की 3, 3 की 2, ये इसे हम F3 नाम दे देते हैं। अगर आपको डायहेड्रल याद हो तो ये शुरू के 3 रोटेशन थे, ये क्या थे, रोटेशन, जो 1 2 पे चले गया साहब। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो रोटेशन था ना, मैंने आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल बताया था D3, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो रोटेशन है वो ये तीनों हो गए ऊपर। आप पहला रोटेशन करेंगे तो 1 2 पे चले जाएगा, 2 3 पे, 3 1 पे, तो ये होगा F1। एक और रोटेशन करेंगे तो ये आ जाएगा दूसरा वाला F2। 1 3 पे चले जाएगा, 1 2 पे था, 2 8 और घुमाइए तो 1 3 पे आ गया, ये वाला होगा। और जब तीसरा रोटेशन करेंगे तो ओरिजिनल आप जो जहां पर है वहीं पहुंच जाएंगे, 1 1 पर, 2 2 पर, 3 3 पर। अब हम 3 रिफ्लेक्शन कर रहे थे, मतलब 1 को फिक्स करिए, 2 3 इंटरचेंज कर दीजिए, पलटना, आपको याद होगा हमने ये किया था। तो 1 1 पे फिक्स ही है, तो ये कोई खास बात नहीं है, जो फिक्स है वो तो कोई बात नहीं, बाकी देखिए। तो इसे लिखने का एक तरीका ये भी है कि आप बस इतना लिखिए, तो इसका मतलब होता है इस साइकिल में 2 कहाँ पर गया, 3 पे, और 3 कहाँ पर गया, 2 पर। अब आप कहेंगे साहब 1 तो गायब है, तो हम परमुटेशन में और शॉर्ट मान लेते हैं, जो अब्सेंट है इसका मतलब वो फिक्स है, फिक्स का मतलब जहां था वहीं रहा। ये दोनों बराबर माने जाएंगे, जब भी लिखा जाएगा आपका ये साइकिल कितना हो गया,
2 3 3 2। तो आपने कहा हमारा तो 1 गायब हो गया, कोई बात नहीं, आप ऐसा लिख लो 1 1 पे ही रहा, लो बाकी वही है 2 3 3 2, वो वही आ गया ना। तो जब आपको पता है 1 फिट्स ही है, तो हमने मान लिया कि भाई और छोटा लिख दो। तो मैथमेटिशियंस हमेशा चीज़ों को और कॉम्पैक्ट फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं, और छोटा हो जाए। तो जो अननेसेसरी नॉलेज है, जो आपको सीधे सीधे समझ में आ रहा है, उसे मत लीजिए। तो यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ ये समझ में आ रहा है कि जो अब्सेंट है वो फिट्स है, तो 2 3 का मतलब 2 और 3 इंटरचेंज हो रहे हैं, जो गायब है वो फिट्स है। तो फिर ये सिंबल आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ ये ज़्यादा बेहतर है, और वरना मैंने लिख दिए ये सारे बराबर है। नेक्स्ट 1 2 3, जब आप 1 को फिट्स कर सकते हैं तो 2 को भी कर सकते हैं ना। तो 1 3 इंटरचेंज कर लीजिए, 1 3 पर और 3 1 पर। अब आप इसे F4 मान लीजिए, तो ये F4 होगा। फिर बात वही आई कि भाई आप इसे 1 3 लिखें तो ज़्यादा अच्छा था, 1 3 पर 3 1 पर, 2 गायब है, इसका मतलब 2 फिट्स है। तो फिर अब जब 1 भी फिट्स हो गया, 2 भी फिट्स हो गया, तो फिर आप समझ ही रहे होंगे कि अब क्या होना चाहिए, 3 को फिट्स होना चाहिए, 1 2 पर 2 1 पर। आप इसे F5 नाम दे दीजिए, और शॉर्ट में इसे कैसे लिखें, 1 2 2 1 3 फिट्स है। इतने ही बनेंगे। टोटल एलिमेंट कितने हैं, ए में कितने एलिमेंट हैं, शुरू में जो सेट हमने लिया था 3 एलिमेंट्स। टोटल बाइजेक्शन कितने होने चाहिए, अभी हमने पढ़ा है पीछे कि अगर किसी सेट ए में n एलिमेंट है तो टोटल बाइजेक्शन फैक्टोरियल n थे। तो यहाँ 3 है तो फैक्टोरियल 3, मतलब 6 हो चुके हैं। आप सोचिए जितने पॉसिबल अरेंजमेंट थे हमने कर दिए। सो हम इसे बहुत फेमस नाम दे देते हैं S3। एक्चुअली ये सिमेट्री ग्रुप कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सिमेट्री ग्रुप, या कई लोग सिमेट्रिक ग्रुप भी कहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें क्या था, E F1 F2 F3 F4 F5, या फिर E मतलब E में तो सब कुछ ही फिट्स था, हर एलिमेंट फिट्स था उसमें, ठीक है। और हम कैसे लिख सकते हैं, साइकिल के तौर पर लिखना, तो पहली साइकिल 1 2 3, दूसरी साइकिल 1 3 2, तीसरा 1 को फिट्स कर लीजिए 2 3, 2 को फिट्स कर लीजिए 1 3, और 3 को फिट्स कर लीजिए 1 2। तो आपके पास ये सिंबल भी हैं जो आपने परंपरागत तौर पर फंक्शंस के लिए पढ़े हैं, और हम उन्हें इस फॉर्म में लिख रहे हैं। ये S3 है, ये साइकिल्स हैं सारी, आप समझ पा रहे होंगे। हम यहाँ पर इन साइकिल्स को, जैसे साइकिल की लेंथ बोली जाएगी, तो इसमें कितने एलिमेंट हैं, 3, तो इसकी लेंथ कितनी है 3, इसकी लेंथ 3, यहाँ 2। हाँ, जो 2 लेंथ है उसे एक स्पेशल नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन किसे कहेंगे, अ साइकिल ऑफ लेंथ 2 इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। क्यों कहते होंगे, यहां पर देखिए ये 2 कहां पर पहुंचा, 3 पर, और 3 कहां, 2 पर। ऐसा नहीं लगता कि ट्रांसफर ऑफ पोजीशन हो रहा है, जो पोजीशन है वो बदल रही है 2 3 की। कोई भी 2 लेंथ की साइकिल देखिए, आपको लगेगा कि इसमें ट्रांसफर ऑफ पोजीशन हो रहा है, तो इसीलिए शॉर्ट में क्या नाम रख दिया, ट्रांसपोजिशन। तो ट्रांसपोजिशन फंडामेंटल ब्लॉक है। ब्लॉक मतलब जैसे मकान बनाते समय फंडामेंटल ब्लॉक ईंट हो गई आपके पूरे मकान की। हमारी बॉडी के फंडामेंटल ब्लॉक की बात करते हैं तो सेल्स की बात करते हैं। फिजिक्स पढ़ते हुए फंडामेंटल ब्लॉक्स में आप एटम्स तक जाते हैं,
ठीक है, आप उसमें भी बहस कर सकते हैं कि ये फंडामेंटल कैसे हैं, कुछ और है, मानने में क्या हर्ज है, उसे मान सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर हम इस चैप्टर में फंडामेंटल ब्लॉक किनको मानेंगे, ट्रांसपोजिशन को। तो ट्रांसपोजिशन जो सबसे छोटी लेंथ की साइकिल हम मानते हैं, नॉर्मली जो यूजफुल है, इससे छोटी फिर फिक्स पॉइंट ही आ जाएंगे सारे, तो ये काफ़ी यूजफुल है। तो फिर हम जो बड़े बड़े साइकिल बना रहे हैं, अभी तो 3 एलिमेंट थे, अगर 5 होते तो 5 की लेंथ का बनता, हम उन्हें छोटे छोटे साइकिल्स में तोड़ सकते हैं, ट्रांसपोजिशंस में तोड़ सकते हैं, अपने बिल्डिंग ब्लॉक्स में तोड़ सकते हैं। लेकिन ये जानने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि दो परमुटेशंस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। बेसिकली ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस है, तो लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई किताबों में इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। मैं गैलियन को फॉलो कर रहा हूँ, उसी पैटर्न को आपको बता भी रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट पेज पे हम इस बात को करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ परमुटेशंस। हाँ, उससे पहले रिकॉल करा दूँ एक चीज आपको, थोड़ा सा स्पेस है मेरे पास। देखिए, सपोज ये सेट ए है, ये बी है और ये सी, ठीक है। एफ एक फंक्शन है ए टू बी और जी एक फंक्शन है बी टू सी। आप यहां भी लिख सकते हैं साइड में। ये नॉलेज अगर आपको है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो प्लीज ध्यान से देखिएगा। एफ फ्रॉम ए टू बी, जी फ्रॉम बी टू सी। और ऐसा है कि रेंज एफ की जो रेंज है, एफ की रेंज सेट समझते हैं अब आप, इन सब की इमेजेस का कलेक्शन। हो सकता है बी बहुत बड़ा हो, हमें तो नहीं पता। दैट शुड बी अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, डोमेन ऑफ जी। प्लीज याद रखिए, ये जरूरी है। अगर ऐसा होता है तो आप ए से सी में डायरेक्ट एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं और इसका नाम होगा जी ऑपरेशन एफ। प्लीज ध्यान दीजिए, एफ ऑपरेशन जी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जी ऑपरेशन एफ। and this g operation f will be a function from a to c such that g operation f of x अगर कहीं करना हो तो पहले g of f x। तो पहले किसकी इमेज लेंगे, f की, पहले राइट हैंड साइड वाले की, पहले किसकी, जो राइट में है एफ एक्स, और जो एफ एक्स आया फिर उसकी जी इमेज। प्लीज जी ऑपरेशन एफ तो है, लेकिन पहले एफ की इमेज जो राइट में है। अब जिन फंक्शंस को आप समझते हैं वही परमुटेशन है, इस समय वही ये साइकिल्स हैं। मैं इनको मल्टीप्लाई करने का तरीका अब आपको बताता हूं, उम्मीद है आप इसे ध्यान में रखेंगे, उसमें कंफ्यूजन मत करिए। अगर ये डेफिनेशन को जस्टिफाई करते हैं तो आपको रियलाइज होगा कि गैलियन का तरीका सबसे सही तरीका है मल्टीप्लाई करने का। देखिए, मैंने 2 साइकिल ले लिए। अभी पहला क्वेश्चन था तो मैंने सरल लिया जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट भी बराबर है, फिर बाद में हम देखेंगे अगर बराबर एलिमेंट नहीं है तो उनको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैंने अल्फा ले लिया। देखिए, इस साइकिल में 1 2 पर जा रहा है, 2 4 पर, 3 फिर से है, 4 5 पर, 5 1 पर। अभी मैंने इनको साइकिल फॉर्म में नहीं लिखा जानबूझ के, वो भी शॉर्टकट करेंगे फिर बाद में। और बीटा ऐसा ले लिया। अब मुझसे पूछा गया कि भाई अल्फा बीटा निकालो, ठीक है। तो देखिए 1 2 पर, 2 4 3 3 4 5 5 1 1 5 2 4 3 1 4 2 5 3, ये मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब आप यहां से देखिए, राइट साइकिल से स्टार्ट करिएगा, क्योंकि अभी आपने देखा था राइट साइड से फंक्शन का वैल्यू पहले। तो 1 कहां पर जा रहा है, 1 5 पर गया ना, 1 कहां गया, 5 पर। आप एरो लगा सकते हैं। अब 5 कहां जाएगा वो यहां देखना पड़ेगा। फिर 5 कहां गया, 1 5 यहां पर, ये है 5,
और 5 कहाँ गया, 1 पर। तो बेसिकली आप इसे ऐसे लिख सकते थे कि 1 गोज़ टू 5 एंड 5 गोज़ टू 1। तो फाइनली 1 कहाँ गया, 1 पर। तो जो आउटपुट है मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 कहाँ गया, 1 पर। अब दूसरा देखते हैं यहाँ से, 2 कहाँ गया, 4 पर। बहुत आसान है, 2 4 पर गया। यहाँ मल्टीप्लिकेशन का मतलब वो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने जैसा नहीं है, बस इमेज देखनी है किस चीज़ कहाँ है। 2 4 पर गया है। अब इधर आ जाइए, 4 कहाँ गया, 5 पर। तो फाइनली 2 कहाँ चले गया, 5 पर। ठीक है। 3 अब सीधे लिखते हैं, 3 1 पर है और 1 2 पर गया। यहाँ देखिए, तो ये हो गया। 4 2 पर और 2 4 पर, तो 4 फिट्स हो गया। 5 3 पर और 3 3 पर, तो 5 3 पर ही रहा, ये आ गया। अब आप इसमें देखिए, उम्मीद है पहले तो आपको इतना समझ में आ गया होगा शायद। तो जो कुछ किताबें आप लोग यहाँ पढ़ रहे होंगे, अगर वो हमारे यहाँ लोकल पब्लिशर्स की हैं, तो आपका आंसर मेरे आंसर के साथ टैली नहीं होने वाला है। उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको अगर किसी नेशनल लेवल के एग्जाम की तैयारी करनी है तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपको स्टैंडर्ड बुक से ही फॉलो करनी पड़ेंगी, तो फिर आपका आंसर मेथड यही रहेगा। बाकी मैं क्या कह सकता हूँ इस पर, आप इसे देखिए, यहाँ पर 1 और 4 तो फिट्स हो गए ना, आप इन्हें हटा सकते हैं, इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो एब्सेंट है वो फिट्स है मतलब। तो फिर बचा क्या, 2 5 3 2 और 5 3, ये बचा। अगर हम इसे थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिखते हैं, देखिए 2 कहाँ, 5 पर, तो फिर 5 लिखिए यहाँ पर। 5 कहाँ, 3 पर, और 3 कहाँ, 2 पर। तो ये काफ़ी छोटा 2 5 3 साइकिल बना। 2 5 पर, 5 3 पर और 3 2 पर। ये मल्टीप्लाई किया। ये पहला एग्जाम्पल था जिसमें मैंने दोनों में बराबर बराबर एलिमेंट ले लिए थे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। आप दोनों को लिखिए और यहाँ से शुरू करिए। एक एलिमेंट, उसकी इमेज यहाँ पर क्या है, और फिर जो आया उसकी इमेज इस वाले में क्या है। अब हम इसे तब दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं। दो ऐसे परमुटेशन लेते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिफरेंट है, तो देखते हैं उन्हें कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैंने एक सेट डिफाइन किया 1 2 3 4 5। इस पर दो फंक्शंस ले लिए, f1 1 2 3 है, f2 4 5 है। f1 f2 का प्रोडक्ट आपसे पूछा गया है, तो आप क्या करेंगे। अब यहाँ तो इसमें 3 एलिमेंट हैं, इसमें 2 ही हैं, ये भी अलग अलग एलिमेंट है, तो आपको ओरिजिनल सेट पता होना चाहिए कि ये सेट है। ठीक है, तो इसका मतलब 1 2 3 आपने साइकिल में लिख रहे हैं तो 4 और 5 फिट्स होंगे, और यहाँ 4 और 5 लिख रहे हैं तो इसमें 1 2 3 फिट्स होंगे। तो आप उन जो नहीं लिखा है उन्हें भी लिख लीजिए ताकि आसानी से समझ में आ जाए। तो f1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3 इनको 1 2 पर, 2 3 पर, 3 1 पर, और 4 और 5 इसमें नहीं है, मतलब वो फिट्स है, मतलब 4 4 पे और 5 5 पर। ये हो गया। ऐसे ही f2 कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5। साइकिल 4 5 है तो 4 कहाँ गया, 5 पर, और 5 4 पर। ये ट्रांसपोजिशन है, और इनमें 1 1 पर, 2 2 पर, 3 3 पर, ये फिट्स हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो कभी भी अगर एलिमेंट्स कम ज़्यादा दिख रहे हैं आपको और मल्टीप्लाई करने में दिक्कत है तो क्या करेंगे, जो पहले देखिए सवाल में, क्वेश्चन में, कि ओरिजिनल सेट क्या है, तो उस हिसाब से फिर इनको बना लीजिए। तो अब आप ये देखिए, अगर f1 और f2 का प्रोडक्ट किया जाए तो एक बार और कर लेते हैं ताकि आपकी समझ अच्छी बन जाए। 1 2 3 4 5, नीचे 2 3 1 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 5 4। तो देखते हैं, पहले 1 से शुरू करते हैं, कहीं से भी शुरू कर लीजिए, साइकिल है ना,
तो साइकिल में कोई इनिशियल या एंड पॉइंट नहीं होता। तो ये कहना कि साहब 1 से ही शुरू करना है जरूरी है, आप 2 से शुरू कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आनी तो साइकिल ही है लास्ट में जैसी भी बनेगी। तो 1 पे गया, फिर इधर देख लेते हैं 1 कहाँ गया 2 पर, मतलब ये 1 पे गया और फिर लेफ्ट वाले में देखा तो 1 2 पे चले गया, तो फाइनली 1 कहाँ गया 2 पर। तो फिर अब 2 देख लो, 2 2 पर गया और 2 3 पर गया, तो फाइनली 2 3 पर है, 3 3 पर है और 3 1 पर है, ये हो गया। 4 5 पर और यहाँ 5 5 पर, तो 4 5 में गया, 5 4 पर 4 4 पर ही है, तो ये आ जाएगा। तो बेसिकली ये 2 साइकिल्स का प्रोडक्ट है, दोनों डिसजॉइंट थे, आपने देखा था दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आया था। तो दोबारा भी ये जो साइकिल बनी मल्टीप्लाई होने के बाद भी ये साइकिल इतनी ही बन पाई, आप देखिए तो ये, और ये साइकिल अपनी अलग चल रही है, यहाँ 1 2 2 3 3 1 वापस आ गए, मतलब आप इसे दोबारा 1 2 3 और दूसरी साइकिल 4 5, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 4 5 1 2 3। अब आप सोचते होंगे कि अच्छा हमेशा हम कम्यूट कर सकते हैं। देखिए कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस आपने पढ़ा होगा, तो एफ ऑपरेशन जी और जी ऑपरेशन एफ हमेशा बराबर नहीं होते, तो यहाँ भी वही स्थिति है। आप अगर पिछले वाले में करते तो शायद अल्फा बीटा का जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, इसमें बीटा अल्फा भी निकालिएगा, इस वाले में आप खुद ट्राई करिए बीटा अल्फा, और हो सकता है कि वो 2 5 3 ना आए, कुछ और आ जाए, तो आपको समझ में आ जाएगा कम्यूटेटिविटी नहीं है। इन जनरल कम्यूटेटिविटी परमुटेशन में मल्टीप्लाई करते समय कम्यूटेटिव होना जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि आखिर ये है तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, और एफ ऑपरेशन जी और जी ऑपरेशन एफ बराबर थोड़ी होते हैं हर जगह। लेकिन हाँ, अगर 2 परमुटेशन डिसजॉइंट हो, जैसे ये था, यहाँ ये और ये डिसजॉइंट थे, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, F2 F1 भी इतना ही आएगा। अगर डिसजॉइंट हैं तो वो कम्यूटेटिव होते हैं। हम ये सब जो बता रहे हैं इनको प्रूव भी करेंगे बाद में थ्योरम्स में, अभी केवल मल्टीप्लाई करना सीख लीजिए। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक तो आ गया होगा। लेकिन ये जो मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं ना, ये थोड़ी लंबी प्रोसेस है, हम इतनी मेहनत भी नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि इससे कम में हम डायरेक्ट लिख दें। तो अगर आपको ये समझ में आया है तो अब इसका थोड़ा एडवांस वर्जन हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। मैंने ये एग्जाम्पल गैलियन से ही उठाया है। अल्फा एज है 1 3 2 7 4 5 6 और 8 हमने वैसे बताया कि बताने के लिए, वरना 8 का मतलब सिंगल का मतलब है फिक्स है, 8 8 पे ही जाएगा। और बीटा ये ले लिया 1 2 3 7 6 4 8 और 5। अल्फा बीटा किया तो पूरा लिखना पड़ेगा, अल्फा मतलब 1 3 2 7 4 6 8 8 1 2 3 7 6 4 8 और 5। ठीक है, अब हमें आउटपुट लिखना है 1 कहाँ आएगा। इस साइकिल में आप ये देखिए, ये तो आइडेंटिटी है, 5 5 पे ही जाएगा, मतलब बाकी भी फिट से ही होंगे इसमें जो नहीं लिखे हैं। तो इसका मतलब है 1 5 जो है 1 को फिट्स करेगा या नहीं। इस साइकिल में 1 कहाँ पर जाएगा, 1 1 पे ही जाएगा यहाँ पर। तो अब मैं ऐसे लिख रहा हूँ अल्फा बीटा, आंसर भी लिखना है तो 1 1 कहाँ जाएगा, और कैलकुलेशन यहाँ कर रहा हूँ, यहाँ पर 1 1 पे ही जाएगा, क्योंकि 1 नहीं लिखा है इस साइकिल में, मतलब 1 फिट्स है। इतना क्लियर है? इधर आ जाइए, इसमें भी 1 नहीं लिखा है, तो मतलब 1 अभी भी फिट्स है, मतलब 1 1 पे ही जा रहा है, 1 पे ही जा रहा है। ठीक है, यहाँ आ जाइए, 1 कहाँ चले गया है, 2 पर। ठीक है, तो फिर अब 2 ढूंढिए। अब इससे पहले इधर आइए, 2, इसमें 2 लिखा है नहीं लिखा है, तो 2 2 पे ही रहेगा इस वाले में। अब इधर आ जाइए, यहाँ 2 लिखा है नहीं लिखा है, तो 2 2 पे ही रहेगा। यहाँ आ जाइए, 2 दिख रहा है, हाँ 2 कहाँ जा रहा है, 7 पर,
7 आ गया। अब 7 को ढूंढो, 7 इधर लाइए, क्या इसमें पहले वाले में इसमें 7 है? नहीं है, तो 7 पे ही जाएगा। तो इसका मतलब फाइनली 1 कहाँ चले गया? 7 पे। मल्टीप्लाई की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ दोबारा सोचते हैं इसे, अच्छी तरह समझिए, कुछ नहीं है इसमें। जो किसी साइकिल में अगर कोई नंबर नहीं लिखा है तो इसका मतलब फिक्स है, तो 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्या इसमें 1 लिखा है? नहीं, तो इसका मतलब 1 फिक्स है, तो 1 पे ही गया, मतलब 1 उसी 1 को इधर लाइए, फिर 1 यहाँ भी फिक्स है, यहाँ पर 1 2 पे चले गया, तो अब 2 से शुरू करिए आगे को। 2 यहाँ फिक्स है, 2 यहाँ भी फिक्स है, 2 7 पे चले गया, अब 7 पे आ जाइए आप, तो फिर 7 यहाँ फिक्स है, तो 7 आ गया। क्लियर है? तो 7 ही उठा लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या उठा लिया? 7 उठा लिया, यही उठाइए, कोई दिक्कत नहीं, साइकिल बन जाएगी फटाफट। 7 फिक्स है, 7 फिक्स है, 7 कहाँ जाएगा? 1 पे। लास्ट वाला कहाँ जाता है साइकिल में? पहले पे। 7 1 पे चले गया, तो अब आगे 1 ढूंढिए। 1 फिक्स है, 1 फिक्स है, 1 फिक्स, 1 कहाँ चले गया? 3 पे। तो फाइनली 7 कहाँ जाएगा? 3 पे जाएगा। उम्मीद है ये भी समझ में आया होगा। तो फिर अब यहाँ पर कितना ले लें? 3। फिर करते हैं, 3 फिक्स है, 3 यहाँ भी फिक्स है, 3 7 पे चले गया, तो अब 7 को ढूंढो। 7 फिक्स है, 7 फिक्स है, 7 2 पे चले गया है, 7 कहाँ गया? 2 पर। ठीक, अब 2 को ढूंढो, फिर 2 फिक्स है, 2 फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं, तो फिर अब 2 लिख लीजिए यहाँ। अब 2 ढूंढिए, 2 फिक्स है, 2 फिक्स है, 2 3 पे गया, ठीक है, तो 3 ढूंढिए। अब 3 फिक्स है, 3 फिक्स है, 3 फिक्स है, 3 1 पे गया, तो फाइनली 1 पे गया। अब आप गौर करिए, साइकिल कंप्लीट हो गया। 1 7 पे, 7 3 पे, 3 2 पे, 2 वास्तव में 1 पे आ गया, तो ये साइकिल आपका कंप्लीट हो गया, कोई बात नहीं। अब आपने 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, तो 4 स्टार्ट करें। चलिए फिर 4 से शुरू करते हैं, कोई बात नहीं। 4 फिक्स है, 4 कहाँ जाएगा? 8 पे, तो 8 ढूंढिए। 8 फिक्स है, 8 फिक्स है, मतलब सिंगल भी है तो भी 8 पे गया। 8 कहाँ चले गया? 4 पे। 8 कहाँ गया? 4 पे, तो 4 ढूंढिए। 4 फिक्स है, 4 फिक्स है, तो फाइनली ये भी फिक्स ही आ गया था। तो चलिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 शुरू करते हैं। फिर 5 से शुरू कर लेते हैं। 5 फिक्स है, 5 फिक्स है, यहाँ भी नहीं लिखा है। 5 यहाँ भी फिक्स है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी, तो 5 क्या हो गया? फिक्स। 5 तो आइडेंटिटी था। क्लियर है? चलिए कोई बात नहीं, हम 6 से शुरू कर लेते हैं। 6 यहाँ फिक्स है, 6 कहाँ चले गया? 4 पे, तो 4 ढूंढना है। 4 फिक्स है, 4 यहाँ भी फिक्स है, अब यहाँ ढूंढना है। 4 कहाँ चले गया? 6 पे, ठीक है, तो 6 ही ढूंढना है। 6 यहाँ भी फिक्स है, यहाँ, तो 6 भी फिक्स हो गया। 7 हो चुका है, ये देखिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 भी आ चुका, तो 8 करिए। 8 फिक्स है, 8 6 पे चले गया यहाँ, तो 6 ढूंढिए। 6 यहाँ फिक्स है, यहाँ भी फिक्स है, यहाँ 6 8 पे चले गया, तो फिर अब 8 ढूंढिए। 8 यहाँ भी फिक्स, 8 यहाँ भी फिक्स। क्या कोई और एलिमेंट भी बचा है? सोचिए क्या आना चाहिए आंसर। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इसको करने के दौरान मुझे एक चीज़ समझ में आई कि मैंने यहाँ क्या लिखा था? 4 5 6 और यहाँ 4 6 8। कोई बात नहीं, हम इसे 4 6 8 कर लेते हैं। अब 4 6 8 हमने सही किया है, तो फाइनल ये तो फिट्स ही हैं सब, इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो फाइनल आंसर क्या आया? 1732। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि दो परमुटेशंस को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये परमुटेशंस का मल्टीप्लिकेशन अगर आपको समझ में आ गया है, तो यहाँ से ये मल्टीप्लिकेशन जो कंपोजिशन है, बेसिकली ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस है, इसमें ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं।
लेकिन लेक्चर अब काफ़ी लंबा होने जा रहा है, मैं आज इसको यहीं पर रोकता हूँ। आज आप परमुटेशन मल्टीप्लाई करना सीख लीजिएगा, और ये जो राइटिंग मिस्टेक है आप 4, 5, 6 लिख के भी एक बार दोबारा ट्राई करिएगा, तो आपको इस तरह से आंसर मिल जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपको नेशनल लेवल के एग्जाम्स में अलजेब्रा आपका सिलेबस होता है तो आपको स्टैंडर्ड किताब ही फॉलो करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई सीखने के लिए, क्योंकि जो हमारे यहाँ जो रीजनल एरिया में जो किताबें हैं उनका परमुटेशन का आंसर आपके किताब में मिलेगा नहीं, मैच नहीं करेगा, क्योंकि उनका जो प्रोसीजर है थोड़ा सा अलग है। तो प्लीज़ आप इसे फॉलो करिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फ्यूचर हमें कहीं ना कहीं नेशनल लेवल एग्जाम में ही फाइट करना है। उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। कल नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ग्रुप स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।